मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है शुभम त्रिवेदी और मैं स्वागत करता हूं टेक्निकल सर्विस सुरेन पर। मैंने कि आपको कल बताया था कि यहां पर आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस मिल रही थी, लेकिन आज से मैं आपको एसएसटी की कई ऐसे पहलुओं को समझाने आया हूं जिसके चलते आपको जो एसएसटी वाला पार्ट है, जो मुझे अक्सर सुनने में ये आता है कि सर एसएसटी बहुत ही बोरिंग सी है, एसएसटी में डेट्स याद करनी है, एसएसटी में ये करना, एसएसटी में वो करना। मेरी कोशिशें ये रहेंगी कि आपको अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना महसूस हो और आपको एसएसटी की वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एसएसटी सिर्फ नाम मात्र एक सब्जेक्ट ना हो जाए, जो एक कॉन्सेप्ट बच्चों के मन में ये बना हुआ है कि हम तो उसमें रटने वाले से हैं, हम उसमें रटते हैं, रटना होता है, उसमें लर्न सर होता नहीं है, क्या रटें ये वो। तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि आज से वो रटन वाली विद्या वो ख़त्म हो जाएगी और आपको सारा कॉन्सेप्ट वो समझ में आने लग रहा होगा। मैं पढ़ाऊँगा आपको क्लास 6 to 10 तक की एनसीईआरटी में पूरे जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक हैं और आईसीएसई के टॉपिक हैं, आईसीएसई के टॉपिक हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर करवाऊँगा। और 11th ट्वेल्थ के ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं वो भी अगर नीड होगी तो मैं वो आपको करवाऊँगा। तो आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th का टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम क्लास 10th का टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू करने वाले हैं आज हम, और हम देखेंगे उसमें नेशनलिज्म इंडिया को नेशनलिज्म इंडिया हम आज इसको पढ़ेंगे और कुछ बातों को उसमें हम लोग जानेंगे कि नेशनलिज्म ये आया कहाँ से, ये हुआ कैसे, क्या ये एकदम से हो गया कि उसके पीछे एक सोची समझी साजिश रही होगी, भारतीयों की रही होगी या किसकी रही होगी। ये नेशनलिज्म आ कैसे गया, क्या हम एकदम से आज़ाद हो गए कि इसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी। इन सारे पहलुओं को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार कर रहा हूँ कि नेशनलिज्म में हम 2-3 तरीक़ों से देखते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, हम सबको पता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। कौन आता है मेरे भाइयों बहनों? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ये कौन थे? लगता है कि ब्रिटेन वाले कब्जा कर लिए आके। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और ब्रिटेन, ये क्या, इनके बीच में क्या डिफ्रेंशिएट था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में आज भी है, ये बात आपको शायद पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी ब्रिटेन में है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में आपकी कोई गवर्नमेंट है और इंडिया में गवर्नमेंट है और हम लोगों के यहाँ कंपनियाँ हैं, रिलायंस हैं, टाटा हैं, इस तरह कंपनियाँ हैं। तो रिलायंस को, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी को हमारी गवर्नमेंट भेज दे अमेरिका ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करते करते वहाँ पर क्या करने लग जाए, कई साल, 100 साल 50 साल बीते तो वहाँ पर धीरे धीरे अपना डोमिनेंट बिछा दे और उसके बाद वो एक्सपेंशन कर ले और चीज़ों को बढ़ा दे, और ट्रेड करते करते वो फिर वो क्या करने लग जाए, कब्जा करने लग जाए, धीरे धीरे वहाँ पर रूल करने लग जाए। ठीक उसी तरह कुछ था ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटेन से, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटेन से यहाँ पर ट्रेड करने, और 1600 में जब आती है ट्रेड करने तो वो धीरे धीरे यहाँ पर देखने को मिलता है कि धीरे धीरे ट्रेड करते करते वो अपनी फैक्ट्री डालने लग रही है। फैक्ट्री के साथ साथ इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस जो हमारे नेटिव थे उनको रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जांपल मुझे रिक्वायरमेंट होगी, मुझे कहीं जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, मैं कहीं गया जॉब करने, उसका जॉब करने गया, फिर कहीं कहीं ऐसा होता है, बहुत जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा होता है कि जॉब करते करते कोई सदियों बिताए दे रहा है, कोई अपना पूरी ज़िंदगी किसी कंपनी में बिताए दे रहा है। तो जॉब करते करते उन्होंने क्या किया, सबको हायर करना शुरू कर दिया, उसका धीरे धीरे फैक्ट्री डालना शुरू कर दिया और अपना ट्रेड को, अपना एक्सपेंशन वो बढ़ाने लग गए। और धीरे धीरे जब बढ़ाने लग गए तो फिर वो देखने को ये मिला कि बढ़ाते, ट्रेड करते करते फिर वो रूल करने लग गए। और जो हमें सबसे पहले देखने को मिलती है, वो जो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है, तो क्या मिलती है हमें सबसे पहले देखने को? हमें सबसे पहले वो देखने को मिलती है 1757 को देखने को मिलती है बैटल ऑफ प्लासी, हमें देखने को मिलती है बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलती है हमें सबसे 1757 में देखने को मिलती है हमें बैटल ऑफ प्लासी। फिर सेकेंड वॉर हमें कब देखने को मिलता है? फिर हमें देखने को मिलता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर मिलता है हमें देखने को, बैटल ऑफ बक्सर हमें देखने को मिलता है। अरे मेरे भाई बात समझ में, बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलता है। फिर और आगे बढ़ते हैं, हमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखने को मिलता है, हमें बहुत सारी चीज़ें इसी तरह देखने को मिलती हैं।
बाद में हमें ये जाना कि धीरे धीरे करते करते वो सारी चीज़ें कब्जा करने लग रहे हैं और बैटल करते करते वो सारे नवाबों के ऊपर कब्जा करने लग रहे हैं। ब्रिटिशर ने लगभग हर ही वो लोगों के ऊपर रूल किया, हर वर्ग के लोगों के ऊपर उन्होंने रूल किया। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये आ गया था कि समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई थी, हर किसी को आ गई थी। जब ये सारी चीज़ें आ गई थी, देखिए होता क्या है कि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं आती हमें तो ये लगता है कि हमारे साथ ही सामने वाला बहुत अच्छा कर रहा है। और ब्रिटिशर बुला बुला के रूल करते, बुला बुला के अपना काम करवाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े प्यार से बात करते थे कि लो भाई अपना लड्डू खिला रहे हैं, रसगुल्ला खिला रहे हैं, सारी चीज़ खिला रहे हैं, लो भाई डकार लो, इसको खाओ, और लोग खुश हैं सारे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं चल रही है। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, धीरे धीरे उन्हीं के ऊपर वो रूल करने लग रहा है। डॉक्टर ऑफ लेप्सी देखा हमने, सब्सिडी अलायंस देखी हमने, देख रहे हैं कि देख रहे हैं। अब अबॉलिश ऑफ सती सिस्टम देख रहे हैं हम। और अबॉलिश ऑफ सती सिस्टम क्या था, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह बड़े बड़े बूढ़ों लोगों के साथ कर दिया जाता था। 14-14 साल की बेटियां का विवाह कर दिया जाता था, 60 साल के लोगों के साथ कर दिया जाता था। अब समझिए, आप इस बातों को समझिए कि छोटी छोटी बच्चियां, उनका विवाह हो रहा है 60 साल के बुढ़ों के साथ, तो कितना ही सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। वो तो फिर बड़ा जो 60 साल का, वो तो अपने मेला दिखाने जाएगा, अपनी गोदी में बैठा के लेके जाएंगे कि ये देखो, अपनी वाइफ को गोदी में बैठाए होंगे कि ये देखो ये झूला, ये सारी चीज़ें ऐसे दिखाने को लग रहा होंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। उसका जब वो अब 13 साल की बेटी है 60 साल के लड़कों के आदमी के साथ शादी करेगी, तो उसके बाद उनका तो वो पहले बाद में मरेगा, वो तो जाहिर सी बात है, वो पहले मर जाएंगे, वो बाद में मरेंगे। उसका जब वो ख़त्म हो जाते थे, उनके हस्बैंड ख़त्म हो जाते थे, तो वहीं उसी डेड बॉडी पर जब उनकी चिता जलाई जाती थी, तो वहीं पर आके उन्हीं की वाइफ को उसी जलना होता था। इसे सती सिस्टम कहा गया। ये सारी चीज़ें देखने को मिली। सती सिस्टम को ख़त्म किसने किया, आपको याद होगा, सती सिस्टम को ख़त्म किसने किया? आपको याद होगा सती सिस्टम को ख़त्म किसने किया? 1829 में राजा राम मोहन रॉय ने ख़त्म किया। राजा राम मोहन रॉय ने इसको ख़त्म किया। उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ये हमारे गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें जो देखने को मिली थी कि धीरे धीरे करते करते वो सब जगह विडो रीमैरिज देखने को मिली हमें। धीरे धीरे वो करते करते वो सारी चीज़ें वो हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोगों को परेशान करते नजर आए। अब बहुत सारी चीज़ें चल नहीं रही थी। जैसे आज हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आज हमें फ़ोन्स, मोबाइल हैं, आज हमारे पास मीडिया है, आज हमारे पास सारी चीज़ें मीडिया, सोशल मीडिया है। हमको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलने को लग रही हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस समय हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे कि हमें तमिलनाडु में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर वाले आदमी को नहीं पता रहता था। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, तमिलनाडु वाले हिस्से को नहीं पता रहता था। असम में क्या हो रहा है, राजस्थान वाले को नहीं पता। राजस्थान में क्या हो रहा है, असम वाले को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। फिर हमें देखने को मिलती है, जो सबसे बड़ा रीज़न था वो हमें देखने को मिलती है 1854 13 अप्रैल, ये 17 अप्रैल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है पहली बार ट्रेन चलाई गई मुंबई से लेकर थाने तक के। कहाँ तक भाई? मुंबई से लेकर थाने तक ट्रेन चलाई गई 28 किलोमीटर। अब जब हमें ये देखने को मिली मुंबई से लेकर थाने तक की ट्रेन चलाई गई, तो आप क्या देख रहे हो? ट्रेन चला दी गई, आप क्या देख रहे हो? पहला ट्रेन चला दिया गया। सेकंड में आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो न्यूज़पेपर फॉर्मेशन हो गया। पहला पेपर 1780 में बना, बंगाल गजट करके पेपर आया था। बंगाल गजट पेपर बना, पहला न्यूज़पेपर था 1780 में बंगाल गजट। और उसके बाद 1880 तक लगभग 650 पेपर बन चुके थे, लगभग 650 पेपर आ चुके थे। हमारी बात समझ है, 650 पेपर आ चुके थे। फिर सेकंड में हमने न्यूज़पेपर देखा, यहीं पर हमने देखा सेकंड में, यहीं पर हमने यहाँ पर देखा थर्ड पॉइंट में कि पहली बार 1853 में पहले ICS की परीक्षा हुई, जिसे आज हम लोग IAS कहते हैं। पहली बार ICS की परीक्षा लंदन में हुई थी और भारतीयों के लिए खोली गई थी ICS,
जो हमारे पहले ICS थे, इंडियन सिविल सर्विस, वो थे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे भाई? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ICS देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को। अब ट्रेन चल गई, अब ट्रेन चल गई तो ट्रेन चलने से क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर का बैठा हुआ आदमी कहाँ जा रहा है? मैंने आपसे कहा, याद होगा, कि हर वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को ब्रिटिशर परेशान कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, तो चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही है, वहीं की वहीं दब जा रही है। भारतीय जाते थे वहाँ पर आज़ादी मांगने, आज़ादी, अंग्रेज सबको पीटते थे, आज़ादी चाहिए, टोड़ा कंटाप खा गए, अब मारे गए, उसका घर आके बैठ गए। हाँ भाई क्या हुआ? आज़ादी? नहीं, कोई आज़ादी नहीं, किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं चाहिए, सब ठीक है, सब एकदम कुशल मंगल है, कहीं कोई आज़ादी नहीं चाहिए। और सबको अंग्रेजों ने सबको गिरा मारा, सबको पीटा, आओ आज़ादी चाहिए तुमको, आओ आज़ादी नहीं दूंगा, उनको भी मारा, उनको भी, सबको आज़ादी। अब घर आके रो रहा है, मारे गए? नहीं मारे नहीं गए, नहीं आज गाल तो लाल है, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, कुशल मंगल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सब मारे गए, एक तरफ से मारे गए। अब कहीं कोई दिक्कत आ नहीं रही थी, आ रही बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत आ नहीं रही, रिसोर्सेज थे नहीं हमारे पास, तो बात भैया शेयर कैसे होती? बात शेयर करने का कोई पर्पस ही नहीं था कि कहीं आज तो हम लोग मोबाइल से फ़ोन कर दिया, दिल्ली में बैठे जानकारी प्राप्त किए ले रहे हैं, उस समय तो ये सब नहीं हो रहा था ना। तो बात जम्मू कश्मीर के पीटे, उनको भी पीटा, तमिलनाडु वालों को भी पीटा, सबको पीटा अंग्रेजों ने, बात लेकिन शेयर नहीं हो रही थी। अब भैया जब पहली बार ट्रेन चली है तो जम्मू कश्मीर का आदमी जा रहा है तमिलनाडु, असम का आदमी जा रहा है राजस्थान। अब जब जा रहा है तो एक तरफ बैठा हुआ है राजस्थान का आदमी, एक तरफ बैठा हुआ असम का आदमी। अब क्या शेयर हो रहे हैं मेरे भाइयों? क्या शेयर हो रहे हैं? आइडिया शेयर हो रहे हैं, आइडिया शेयर हो रहे हैं। जो राजस्थान का आदमी कल मारा गया था, वो तमिलनाडु वाले से कहेगा कि नहीं कहेगा? मारेगा, बहुत मारेगा। किसने मारा? अंग्रेज ने मारा। काहे मारा? आज़ादी मांगने गए थे। तो तमिलनाडु वाले बताएगा तुम भी मारे, हम भी मारे गए। क्यों मारे गए? आज़ादी मांगने गए थे, बहुत पीटे गए, हम भी बहुत पीटे गए। तो सब अब क्या शेयर हो गए? आइडिया शेयर हो गए। न्यूज़पेपर में ये बात छप के जाने लगी, न्यूज़पेपर में ये बात छप के जाने लगी कि हाँ भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें गलत हो रही हैं। ICS लोग पढ़ने की मांग करने लग गए, ICS की परीक्षा खुल गई तो लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ने लग गए, तो लोगों का रुझान और आगे बढ़ गया। तो अब दूसरी तरफ जाना है, क्योंकि लंदन में परीक्षाएं होती थी, तो लोगों को ट्रैवल करना है, तो ये सारी चीज़ें आइडिया शेयर हो रहे हैं, बात एक दूसरे शेयर हो रही। जैसे ये सब चीज़ हुआ तो हमें चौथी चीज़ क्या देखने को मिलती है? चौथी चीज़ हमें देखने को मिलती है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या देखने को मिलती है? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमें देखने को मिलती है। चौथी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है हमें, रिवॉल्ट ऑफ 1857। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं समझ में? क्या हुआ? 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बेईमानी से जीता, बेईमानी जीता। अब बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? मैं एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। बैटल ऑफ तराइन क्या हुआ था? 1191। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। ये MG भैया, महात्मा गांधी नहीं है, मोहम्मद गौरी है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी हार गए, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। सेकंड इसी का क्या देखा गया? 1192 में क्या देखा गया? फिर पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में वॉर देखा गया। अब पृथ्वीराज चौहान की NCERT क्लियर नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को पता नहीं है कि लड़ाई लड़ी कैसे जाती है। अब पृथ्वीराज चौहान जब जीत नहीं गए, जब उन्होंने मार दिया मोहम्मद गौरी को, तो मोहम्मद गौरी जब पड़े हुए हैं, नीचे पड़े हुए हैं मोहम्मद गौरी, अपना लेटे हुए हैं, घायल लेटे हुए हैं, तो पृथ्वीराज चौहान क्या रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि मैं राणा प्रताप, मैं ठाकुर हूँ, मैं ये हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। अरे भैया, किसी से बुला के मरवा देते, हमसे बोल देते कि ए पंडित मार दे जरा, निपटा उसको। हमसे बोल देते कि निपटा उसको। करना क्या था? कुछ नहीं करना था, बस ऐसे काट के अलग कर देना था, यही तो करना था। किसी से बोल देते, लेकिन वो अपने नहीं, हम झुकेंगे नहीं, निहत्थे आदमी को कोई नहीं मारा जाता, मारते नहीं हम लोग। उसके बाद क्या हुआ? तुरंत क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान जैसे ही मुड़ते हैं, मोहम्मद गौरी उनको निपटा देता है। यही तो होता है, मोहम्मद गौरी उनको ख़त्म कर देता है, उनको लेके चले जाता है फिर बाद में अफगानिस्तान की तरफ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें बैटल ऑफ तराइन में हमने मोहम्मद गौरी की विन देखा। लेकिन श्री कृष्ण की NCERT क्लियर है, महाभारत में उनकी NCERT क्लियर है। वो क्या कर रहा है? कर्ण का पहिया फंसता है, फंसता कि नहीं फंसता है? कर्ण का पहिया जैसे ही फंसता है, अर्जुन की तरफ देखते हैं, रथ में बैठे हैं श्री कृष्ण, अर्जुन की तरफ देखते हैं, अर्जुन हाँ बताइए। अर्जुन अपना बात करते हैं, मार, कहीं पहिया निकाल ले, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। श्री कृष्ण डांटते हैं,
कि तुम डांस देखने आए होगे, अच्छा नहीं लग रहा है। वो अगर सही हो गया तो फिर ऐसे नहीं मार पाओगे, अभी मारो अभी। कहे छल कर दें, हाँ छल करो मारो। उन्होंने उनको मरवाया। जितनी भी इतिहास में हमने जितनी भी, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो बैटल्स हो, जितनी भी हमने देखी, तो कहीं ना कहीं हमने छल कपट वहाँ देखा। चाहे बैटल ऑफ प्लासी चले जाओ, चाहे बैटल ऑफ बक्सर चले जाओ, चाहे बैटल ऑफ तराइन चले जाइए आप, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद चले जाइए, एंग्लो मराठा वॉर चले जाइए, एंग्लो मैसूर वॉर चले जाइए, एंग्लो सिख वॉर चले जाइए, कहीं पर भी देख लीजिए तो कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत बड़े लेवल पर हुआ, बहुत बड़े। क्यों? सब एकजुट हो गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सब एकजुट हो गए। अभी तक अंग्रेज़ों ने एक तबके के ऊपर रूल किया हुआ था, राजस्थान पे रूल किया हुआ है, तमिलनाडु सब जगह रूल किया हुआ है, और वहीं की बात वहीं की तब जाती है, मार खा के वहीं रुक जाते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो सब एक दूसरे से बात शेयर होने लग रही है। अब जब सब बात शेयर होने लग रही है तो सब एकजुट हो गए। अच्छा रूल करोगे तुम्हारी ऐसी तैसी, चलो, और उसके बाद जाके वो एकजुट हो गए। लेकिन यहाँ पर देख, हम ये वॉर हार गए, ये हम विन नहीं हुए थे, ये हम हार गए, लॉस को में आ गए हम लोग। और ये क्यों हम हार गए, इसके पीछे भी रीज़न था। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर इस रिवॉल्ट में देखने को मिला, किसी के अंदर नेशंस की भावना नहीं थी, किसी के अंदर राष्ट्र भावना नहीं थी कि हमारे देश के साथ गलत हो रहा है, हम चलो कुछ करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। किसी के अंदर भी राष्ट्र की भावना नहीं थी, नेशंस की भावना नहीं थी। आप रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, रानी लक्ष्मीबाई किसके लिए लड़ रही हैं? अपने बच्चे के लिए लड़ रही हैं, उनके बच्चे के साथ गलत हुआ। लखनऊ बेगम हजरत महल किसके लड़ रही हैं? ओ माई गॉड, मेरे वाजिद अली शाह के आप पेंशन बंद कर दें, कुशासन का आरोप लगाएंगे। बेगम हजरत महल लड़ रही हैं किसके लिए? अपने परिवार के लिए। नाना साहब क्या कह रहे हैं कि हमारी पेंशन बंद कर दोगे, हम बुढ़ऊ हो गए, हमारी पेंशन बंद कर दोगे। नाना साहब अपने पेंशन की लड़ाई कर रहे हैं। कुंवर सिंह अलग चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं, खान बहादुर खान अलग चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं। सब अपनी अपनी चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी किसी के अंदर नेशन की भावना नहीं थी। फिर आखिरकार, और हमने इसमें ये भी देखा, कुछ अपने भारतीय थे जो उसमें अंग्रेज़ों के साथ शामिल हो गए, अपने कुछ भारतीय भी थे जिसमें अंग्रेज़ों के साथ शामिल हो गए। जिसमें नंबर 1 पे ग्वालियर में सिंधिया परिवार आता है। सिंधिया परिवार में जो लास्ट हमारे मुग़ल अम्पायर के जो बादशाह हुए हैं वो बहादुर शाह जफ़र हुए हैं, लास्ट मुग़ल अम्पायर हुए हैं बहादुर शाह जफ़र, जिनको रंगून के म्यांमार में रंगून में उनको फांसी दे दी जाती है, वो हुए लास्ट। सिंधिया परिवार ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उनको लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला है, वहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हुए थे, और अगर वो हथियार भारतीयों को मिल जाते, क्योंकि भारतीयों के पास कोई हथियार तो थे नहीं, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, वो सब एकजुट हो गए और लड़ने चले गए। अब भारतीय महिलाओं के पास, समझ लीजिए भारतीय महिलाओं के पास क्या था? चाकू था सब्जी काटने वाला। अब सब्जी काटने वाले चाकू से किसी को मारोगे तो क्या वो मरेगा? ऐसे लगेगा चाकू मुड़ जाएगा, अंदर ही नहीं जाएगा, और वो बहाना करेगा मरने का, उसका तो उल्टा लगा देगा। बात समझ में आ रही? तो इनके पास ये सारी चीज़ें थी। अब किससे मारा गया? जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में जब अपने जनरल हीरोज को जब उन्होंने फांसी पर चढ़ाया, गोली मारी, तो उसके बाद जब जनरल मंगल पांडे को वहाँ पर फांसी पर चढ़ाया गया तो सब 10 मई को सब एकजुट हो गए। उसके बाद इनके पास हथियार नहीं थे, जिन्होंने बस युद्ध शुरू कर दिया। अब जब सिंधिया परिवार अंग्रेज़ों के साथ मिल गया कि हथियार भारतीयों को ना प्रोवाइड करवा के उनको प्रोवाइड करवा दिया, तो अंग्रेज़ों को ये समझ में आया कि ये सब इनके पास ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, इनके पास हथियार नहीं है, इस युद्ध को क्या कर दो, लंबा खींच दो। और ये युद्ध करीबन 1.5 से 2 साल तक खिंच गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये बात पता थी। अब अंग्रेज़ छुप रहे थे, अंग्रेज़ लड़ नहीं रहे थे, अंग्रेज़ छुप रहे थे। और अंग्रेज़ छुपते छुपते कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिला, अंग्रेज़ घर जा रहे थे कि किसी का नॉक किया घर में कि घर पे छुपा लीजिए घर में, तो भारतीयों को लगा अच्छा अंग्रेज कम टू हाउस, कम टू माई हाउस, कम टू माई हाउस, और अंग्रेज को अंदर ले गए। उसके बाद जो मम्मी लोग बिल्लस ऐसे नहीं कूचती, उससे मुंह कूच दिया, सबका मुंह कूचा एक तरफ से। और कुछ तो ऐसे अंग्रेज होगा कि मरे ही नहीं, बाहर जाके ऐसे कह रहे हैं कि हमें मार दो, कोई मार दे, जिंदा नहीं रहेंगे हम। ये तक हालात देखने को मिल गई। अंग्रेज़ों को ये बात पता चल गई थी कि ये इनके पास हथियार नहीं है, इस वॉर को लंबा खींच दो। उन्होंने लड़ा नहीं है वॉर, उन्होंने लंबा खींच दिया। और जब साल 2 साल में जब भारतीयों के पास हथियार की कमी हो गई, सारे हथियार अंग्रेज़ों के पास थे, तो ये अंग्रेज़ों ने इस वॉर को दबा दिया, उसी जगह हम लोगों की हार हो गई। ये बात हमको देखने को यहाँ पर मिलती है, किसी के अंदर नेशन की भावना नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई ने तो जब मारा, जनरल हीरोज़ को मारा, जनरल हीरोज़ ने जब रानी लक्ष्मीबाई को मारा, तो जनरल हीरोज़ ने अपने बायोग्राफी में ये कहा, ऑटोबायोग्राफी में ये कहा कि
इनके जैसा कोई एक मर्द होता तो आज ये वॉर हम हार चुके होते। जनरल हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की तुलना एक मर्द से करी, तभी सुभद्रा भद्री चौहान लिखती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तभी वो ये बात लिखती हैं कि अगर इनके जैसे कोई और भी मर्द होते तो शायद ये वॉर हम हार चुके होते। और ये वॉर हम हार गए और सारी नेशन, सारी आज़ादी की मांग वहीं की वहीं दब गई। सारी आज़ादी की मांग वहीं की वहीं दब गई। ये हमें देखने को मिला। फिर भाई साहब क्या होता है, अब चलिए दोबारा देखते हैं। जब ये वॉर ख़त्म हो गया, ये वॉर ख़त्म हो गया और हम लोग हार गए यहाँ पर, फिर हमें देखने को मिलता है एक महान, कुछ दिन तक तो बड़ी खामोशी थी, कुछ दिन तक पार्टियां बन रही थी, कुछ कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सब आराम से चल रहा था। फिर हमें देखने को मिला यहाँ पर, एक सेकंड में रफ कर दूँ, फिर हमें क्या देखने को मिलता है, फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर (1857) का रिवॉर्ड हमें जब देखने को मिला, तो 1857 का रिवॉर्ड हमें जब देखने को मिला, जब हम वहाँ पर हार गए तो हमने क्या जाना, किसी के अंदर नेशंस की भावना नहीं थी, सब अपने अपने लिए लड़ाई कर रहे थे और हम वो हार गए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानी। फिर हमें देखने को मिलता है बहुत सालों बाद, 15 साल बाद हमें देखने को मिलता है, कुछ सालों बाद 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर से 1869 को। अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी, एमजी भैया मोहम्मद गौरी नहीं लिखा हुआ, महात्मा गांधी लिखा हुआ है। 2 अक्टूबर 1869 को हमने महात्मा गांधी का जन्म हमने देखा। महात्मा गांधी क्योंकि बहुत बड़े परिवार से थे, महात्मा गांधी बहुत ही बड़े परिवार से थे। उनके पिताजी दीवान थे, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ और उसके बाद महात्मा गांधी की 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा नाम की एक स्त्री से उनका विवाह हुआ और 17 साल की उम्र में ही उनका एक बेटा भी हो गया महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी क्योंकि लॉयर की पढ़ाई कर रहे थे, वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। महात्मा गांधी जब लंदन गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, तो वो गए थे 1889 को और केवल 4 साल के लिए गए थे। 1893 को केवल 4 साल के लिए गए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए थे और ये सोच के गए थे, घर वालों ने उन्हें ये सोच के भेजा था कि मेरा बेटा कुछ अच्छा कर जाएगा, मेरा बेटा बहुत बेहतरीन लेवल पर कुछ अच्छा कर जाएगा। और उसके बाद उन्होंने ये देखने के लिए भेजा था। लेकिन जब वो 1893 को जब वापस आए तो उनकी वकालत भारत में चली नहीं ज़्यादा, उनकी वकालत भारत में बहुत ज़्यादा चली नहीं। और जब उनकी वकालत भारत में बहुत ज़्यादा चली नहीं तो हताश हो गए, क्योंकि भाई किसी ने लंदन भेजा, पढ़ने लिखने के भेजा, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गए, तो चली नहीं उनकी वकालत यहाँ पर। अब घर वाले हताश हो गए, सब लोग हताश हो गए। अब जब सब लोग हताश हो गए तो महात्मा गांधी भी हताश थे, क्योंकि उनका नाम मोहनदास करम नाम था उनका, गांधी महात्मा तो उनको टाइटल बाद में मिला उनको, तो बहुत हताश हो गए। और जब हताश हो गए तो वहीं पर एक टर्निंग पॉइंट होता है, आप लोगों को पता होगा, साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ब्लैक एंड वाइट को लेकर, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटेन का ही रूल था ब्लैक एंड वाइट को। ब्लैक एंड वाइट क्या होता है? क्योंकि गोरे गए थे वहाँ पर, तो जितने ब्लैक लोग थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। डिस्क्रिमिनेशन बोले तो कि किसी भी चीज़ में, जैसे रिजर्वेशन आज की डेट में कहते हैं, किसी भी चीज़ में गोरों को हर चीज़ में आगे किया जाता था। ट्रेन में फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, हर चीज़ में आगे किया जाता था। थिएटर में पिक्चर देखने जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो गोरे हर समय आगे जा रहे हैं और ब्लैक को कहीं कुछ पीछे कर दिया जाता था। ये सारी चीज़ देखने को मिली थी। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी चीज़ चल रही थी। एक कंपनी थी दादा एंड अब्दुल्ला कंपनी, दादा एंड अब्दुल्ला कंपनी। ये क्या किया, 1894 में महात्मा गांधी को इन्होंने हायर किया। महात्मा गांधी को इन्होंने हायर किया और महात्मा गांधी को कहा कि सर आप चले जाइए साउथ अफ्रीका में, केस लड़ लीजिए और 1 महीने के लिए चले जाइए, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 महीने के लिए चले जाइए, केस लड़ लीजिए। वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है और हम केस जीत जाएंगे, कहीं को दिक्कत नहीं आएगी। तो कहा ठीक है, कहीं को दिक्कत वाली बात। महात्मा गांधी रेडी हो गए, क्योंकि यहाँ वैसे भी वकालत चल नहीं रही थी, तो महात्मा गांधी रेडी हो गए। अब जब महात्मा गांधी रेडी हो गए तो वो चले गए कहाँ, 1894 में चले गए भैया
साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए 1894 में। गए थे सिर्फ 2-3 महीने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो जो काम किए, पता होगा आप सबको, पता होगा या तो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होंगी। डरबन से प्रिटोरिया तक की एक स्टेशन है, जैसे रायबरेली से लखनऊ, ऐसा कुछ मत समझ लीजिए। डरबन से प्रिटोरिया करके एक स्टेशन है, वहाँ से वो जा रहे थे, स्टेशन से ट्रेन से जा रहे थे। तो महात्मा गांधी को लगा कि फ़र्स्ट क्लास की टिकट ले ली, तो उनको लगा मैंने फ़र्स्ट क्लास की टिकट ले ली तो मैं ट्रेन से जा ही सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो ट्रेन में बैठ गए, लेकिन वहाँ चल रहा था, मैंने बताया ना, साउथ अफ्रीका में चल रहा था ब्लैक एंड वाइट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ सिर्फ टिकट ले लेने भर से नहीं है, वहाँ अगर फर्स्ट क्लास में अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको वाइट होना पड़ेगा, वहाँ ये नियम था। सिर्फ टिकट ले लेने भर से काम नहीं चलेगा, आपको वाइट होना पड़ेगा, ये नियम था। और जब महात्मा गांधी ट्रेन से डरबन में बैठे, प्रिटोरिया जा रहे थे, थोड़ा ही चले थे, तो एक स्टेशन पर उन्होंने गोरों ने आके उनको उतार दिया था कि हे बड़हू चलो बाहर निकलो। उनको उतार दिया गया, और उतार नहीं दिया गया मतलब इज्जत से नहीं उतारा गया, काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया कि चलो बाहर चलो, इस तरह करा गया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर ऐसे ऐसे काम किए। उन्होंने 1894 से अपने जीवन का तकरीबन 21 से 22 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताया। 21 से 22 साल उन्होंने अपना साउथ अफ्रीका में बिताया, और वो वापस आए 9 जनवरी 1950 को वो भारत वापस आते हैं। और साउथ अफ्रीका में ही उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसे आप E=mc² जानते हो, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी को एक्टर एंड ऑडियंस फेवरी कह के पुकारा, एक्टर एंड ऑडियंस फेवरी। अब एक्टर एंड ऑडियंस फेवरी क्या होती है? फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे एक्टर होते हैं जो बहुत उम्दा कलाकार होते हैं, उनकी एक्टिंग बहुत ही शानदार होती है, लेकिन उनको ऑडियंस उतना लाइक नहीं करती। बलराम साहनी हुए, दिलीप कुमार हुए, 1950 के ऐसे बहुत, मुझे नाम नहीं याद है, ऐसे बहुत सारे कलाकार होंगे जो बहुत बढ़िया एक्टिंग करते होंगे, लेकिन ऑडियंस की तरफ से उनका उतना अच्छा नहीं हुआ, उतने पसंद नहीं किया। लेकिन आप 1960-70 के टाइम पर चले जाइए तो राजेश खन्ना, बहुत उनकी लोकप्रियता बढ़ी, ऑडियंस ने उनको बहुत पसंद किया। फिर आ जाइए 80 के आसपास अमिताभ बच्चन हुए, अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद किया गया, ऑडियंस ने पसंद किया। फिर आ जाइए 2000 के आसपास शाहरुख खान हुए, शाहरुख खान को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। तो अगर इनको ऑडियंस पसंद कर रही है तो हम और आप नहीं होते इनको बुरा कहने वाले। ऑडियंस ने इनका स्टारडम बहुत हाई किया, बहुत ऊपर नाम है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन लोगों का। तो अगर इनको ऑडियंस पसंद कर रही है तो हम और आप इनको बुरा नहीं कह सकते। इसी तरह महात्मा गांधी को कई लोग होते थे बुरा कहते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, जेल भी जाते थे वो, लेकिन उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनको क्या कह के पुकारा? एक्टर एंड ऑडियंस फेवरी कह के पुकारा। और जब वो भारत आते हैं तो इतनी लोकप्रियता थी उनकी भारत में। महात्मा गांधी ने सबको अपने तरफ जोड़ने का काम किया। तो फिर 1915 से हमें देखने को क्या मिला? नेशनलिज्म देखने को मिला हमें, क्योंकि यहाँ पर भी यही चल रहा था, ये तो नहीं चल रहा था लेकिन अंग्रेजी थे। फिर हमें यहाँ पर नेशनलिज्म देखने को मिलता है, जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है नेशनलिज्म। आ रही बात समझ में? तो ये कहानी थी, शुरुआत की कहानी थी नेशनलिज्म की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी अच्छी बातें करेंगे और भी आपको सारी जानकारियाँ देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगे तो, और हम लोग कल से फिर नए टॉपिक से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।